गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका एक एक क्वेश्चन करते हुए अपन उस पूरे चैप्टर को एक समरी के फॉर्म में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है वो पूछी जाती है डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज पूछी जाती है वो पूछा जाता है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से यहाँ डिस्कस करेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ बनते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड उन्हें अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, मान लो अपन यहाँ बात करें कि अपने पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये मान लीजिए उसका फॉर्मूला बनने वाला है AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब अपन को क्या करना है, हमें इस x2 में से इस x1 को माइनस करना है। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो सॉल्व किया जाएगा, जो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि अंडर रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, वो अपना निकलेगा डिस्टेंस। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आप इसको पूरा कर देता हूं। देखिए कैसे। मान लो अपन एग्जांपल लेते हैं 3,4 एंड एक ले लेते हैं अपन 5,7। क्लियर? तो हम यहां क्या करेंगे, ये जो है क्वांटिटी इसे अपन x1 बोल देंगे, इस कोऑर्डिनेट को, इस कोऑर्डिनेट को y1 बोल देंगे। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को अपन x2 बोल देंगे और इस कोऑर्डिनेट को अपन y2 बोल देंगे। डन। इस कोऑर्डिनेट को अपन x1 बोल देंगे, इस कोऑर्डिनेट को y1 बोल देंगे, इस कोऑर्डिनेट को x2 बोल देंगे, इस कोऑर्डिनेट को y2 बोल देंगे। ओके, उसके बाद अपन को क्या करना है, AB, मान लो ये A है और ये B है, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, AB इज इक्वल टू अंडर रूट क्या करने वाले हैं, x2 माइनस x1। यानी कि हमें क्या करना है, x2 कितना है 5 है और x1 कितना है 3 है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे और उस पर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस y2 माइनस y1 हम क्या करेंगे, 7 माइनस 4 करेंगे और उस पर स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है? तो क्या किया हमने, 5 माइनस 3 यानी कि x2 माइनस x1 किया, y2 माइनस y1 किया, और यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी करना है, होल स्क्वायर करना मत भूलना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं पर 5 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर, और 7 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो AB की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 4 प्लस 9 और 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 अंडर रूट के अंदर। और पीछे आपको ये लगाना नहीं भूलना है कि यहां लगाएंगे अपन यूनिट, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो सेंटीमीटर है या मीटर है, तो हमने क्या किया, उस पे यूनिट लगा दिया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ x1 कितना हुआ, x1 हुआ -3, y1 कितना हुआ, y1 हुआ 4। क्लियर? x1 कितना, x2 कितना हुआ, x2 हुआ 1 और y2 कितना हुआ, y2 हुआ 3। क्लियर? फिर हमें क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 1 है, फिर माइनस लगाइए क्योंकि फॉर्मूले में आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x1 कितना है -3 है, तो जब आप माइनस के आगे एक और माइनस लगाओगे तो वो प्लस हो जाएगा।
प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 यानी कि -4 का होल स्क्वायर। ये मान लो अपन ए भी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। क्लियर? 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर -3 एंड -4 -7, -3 एंड -4 -7, तो -7 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। क्लियर? अच्छा -7 का स्क्वायर -49 नहीं होता है। किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का जब स्क्वायर किया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना बन रहा है यहाँ पर, ये 9 और 6 15, 15 और 4 और 1 5 और 1 6, तो √65 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम कितनी भी, हमको कोई भी 2 पॉइंट दिए जाएं तो उनके बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए कोई भी ट्राइंगल आपको दिया जाता है ऐसे, मान लो ये ट्राइंगल आपको दे दिया है, इसका एक कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट दे दिया है आपको x2 y2 और एक कोऑर्डिनेट दे दिया है आपको x3 y3। आपको 3 कोऑर्डिनेट ट्राइंगल के दे दिए गए हैं। अब आप बहुत आसान है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, a से लेके b तक की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, a b बिल्कुल निकाल सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम फिर bc भी निकाल सकते हैं, यानी कि अपन ab भी निकाल सकते हैं, bc भी निकाल सकते हैं और ac भी निकाल सकते हैं। तो तीनों को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद यहां अगर मान लो पहली कंडीशन यहां बनती है कि ab इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। अगर मान लो तीनों साइड्स आपस में बराबर आती हैं तो ट्राइंगल कहलाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक क्वेश्चन में करके बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, उसको बोलेंगे अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन अगर मान लो कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स इक्वल, अगर मान लो दो साइड्स इक्वल आती हैं, कोई भी दो साइड इक्वल आती है, मान लो कोई भी दो साइड इक्वल आती हैं, एनी टू साइड्स इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल आती हैं, तो किन्हीं भी दो साइड को इक्वल करके अपन बोल सकते हैं कि वो कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है? तीसरी कंडीशन बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं करना, इसको चेक करना भूल जाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन सकता है बेटा। क्या बन सकता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल भी बन सकता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है वो ध्यान से सुनिए। आप क्या करिए, तीनों साइड निकालिए, तीनों साइड निकालिए, तीनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ए बी का भी स्क्वायर कर दीजिए, BC का भी स्क्वायर कर दीजिए और AC का भी स्क्वायर कर दीजिए। अगर मान लो कोई भी दो स्क्वायर को ऐड करने पर तीसरा स्क्वायर आता है, जैसे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर आ जाता है AC का स्क्वायर, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगी या नहीं लगी? कि पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि किन्हीं भी दो साइड का स्क्वायर अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ट्राइंगल का जो टाइप है, नेचर जो है वो कैसा बनेगा। अब हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए देखिए बोर्ड पे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक द टाइप ऑफ ट्राइंगल, और आपको 3 वर्टेक्स यहाँ दिए हुए हैं A, B और C। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहला काम हमारा होगा कि हमें AB निकालना पड़ेगा। हम AB निकालते हैं, तो AB निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है -2, x1 कितना है 2, तो बोलिए -2 -2 उसके बाद फिर एक माइनस और फिर ये 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 1 y2 माइनस y1, तो माइनस एक और लग रहा है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 4 हो रहा है, ये हो रहा है माइनस का 4 प्लस 2 और 1 3, ये हो रहा है 3 का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 16 और ये आएगा 9, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा 25, और 25 का रूट कितना होता है बच्चों 5, और यहां लगा देंगे अपन यूनिट्स। तो देखिए मैंने कैसे किया है,
केवल मात्र ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है, इसके अलावा मैंने कोई भी काम नहीं किया है। नॉर्मली आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ बीसी। जब आप बीसी कैलकुलेट करोगे तो अब की बार ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2, तो 5 माइनस और एक माइनस लग रहा है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा? डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 49, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये हमारा कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है हमारा √50 यूनिट, √50 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे एसी। जब हम एसी कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ध्यान से, ए ये रहा और सी ये रहा, तो 5 माइनस 2 x2 माइनस x1, अब की बार ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो 5 माइनस 2 प्लस 2 माइनस माइनस 2, तो 2 प्लस 2, क्योंकि देखिए ये 2 है और यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन। तो ये आपका आ रहा है कितना? 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये तो क्या वापस से 5 आ जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर वाला सेम है बिल्कुल, चेक करो। देखो ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5। तो एक बात तो यहाँ पता लगी कि AB और AC बराबर है। देखो AB और AC क्या है? बराबर है। तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगा। पर मैंने क्या बोला था कि आपको एक चीज तो यहां पता लग जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन आप राइट एंगल ट्राइंगल भी चेक करिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि उनको आइसोसेलेस दिख जाता है तो एग्जाम में लिख के साहब आइसोसेलेस, लेकिन क्या पता वो ट्राइंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, ठीक है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल चेक करने के लिए क्या करेंगे? तीनों का स्क्वायर करेंगे। तो AB का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, AB का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। BC का स्क्वायर करेंगे तो BC का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 50। भाई रूट लग रहा है ना, √50 का स्क्वायर कितना होगा? 50। और AC का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आप चेक करिए क्या कोई भी दो साइड ऐड करने पर क्या तीसरी साइड के बराबर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए अगर मैं AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर ऐड करूं तो क्या वो BC का स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। AB का स्क्वायर 25 है, AC का स्क्वायर 25 है और उसको ऐड करने पर BC का स्क्वायर आ रहा है। तो बताइए क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के साथ साथ क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा? बिल्कुल होगा। तो इसलिए इस ट्राइंगल का जो आंसर है वो क्या है? आइसोसेलेस प्लस राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आप हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? तीनों साइड्स निकालनी है। तीनों साइड्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे? तीनों साइड्स निकालने के बाद आप सबसे पहला काम उनको देखेंगे कि कौन सी दो साइड्स आपस में बराबर हैं। फिर दो साइड जब आपस में बराबर हो जाएंगी तो फिर आपको स्क्वायर करके चेक करना है कहीं वो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें 4 वर्टेक्स होते हैं। मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। 4 वर्टेक्स इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं। तो यहां पर हमें 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमें निकालना पड़ेगा बच्चों AB, फिर निकालना पड़ेगा हमें BC, फिर निकालना पड़ेगा हमें CD और फिर निकालना पड़ेगा हमें DA। हमें चारों साइड्स जो है वो एक बार कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। चारों साइड्स को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब अगर मान लो इसमें दो केस बनते हैं, पहला केस बनता है कि अगर ऑल साइड्स इक्वल आ जाती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर सारी साइड्स आपकी जो है चारों साइड्स आपने निकाली हैं और वो चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, या फिर दूसरा केस बनता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या फिर अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल आ जाती है, यानी कि आमने सामने की साइड जो है वो इक्वल आ जाती है। मतलब जैसे AB के बराबर CD आ गया और BC के बराबर AD आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना।
अगर मान लो चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो यहां दो केस बन सकते हैं। दो केस क्या बन सकते हैं कि वो चीज आपकी स्क्वायर भी हो सकती है या फिर वो चीज आपकी रोम्बस भी हो सकती है। अगर आपकी चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो वो स्क्वायर भी हो सकती है और वो रोम्बस भी हो सकती है। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि सर वो स्क्वायर है कि रोम्बस है? तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहां आप डायगोनल भी देखिए, ये डायगोनल जो होते हैं ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक, तो आप इन्हें भी साइड में निकाल के रखिए, ए सी भी निकाल के रखिए और बी डी भी निकाल के रखिए। तो कितनी बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 6 बार। पहला 4 साइड निकालने के लिए, उसके बाद 2 आपको निकालने पड़ेंगे इसके डायगोनल्स, 2 डायगोनल निकालने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर मान लो डायगोनल यानी कि जो AC है और BD है, अगर वो डायगोनल भी बराबर आ जाते हैं तो आप लिख दीजिए स्क्वायर, और अगर वो डायगोनल बराबर नहीं आते हैं तो आप लिख दीजिए रोम्बस। ध्यान रखिए, अगर डायगोनल भी बराबर आ जाते हैं देन यू हैव टू राइट स्क्वायर, and if diagonal is not equal, diagonals are not equal, then you have to write rhombus। सेम इसमें होगा बेटा, इसमें भी 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अगर इसमें 2 केस हो सकते हैं, एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है बेटा पैरेललोग्राम। सेम केस, अगर डायगोनल बराबर आ जाते हैं तो रेक्टेंगल होगा, और अगर डायगोनल बराबर नहीं आते हैं तो पैरेललोग्राम होगा। तो ध्यान से देखिए क्या लिखाया है मैंने लिखाया है कि सर अगर सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आ जाता है देन यू हैव टू फाइंड ऑल साइड्स एंड 2 डायगोनल्स बाय द डिस्टेंस फार्मूला। देन यू हैव चेक, आपको चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक कि अगर साइड्स चारों इक्वल हैं तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अगर साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हैं देन यू हैव टू राइट स्क्वायर इन द आंसर। और अगर मान लो रोम्बस अगर है तो उसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। सेम अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। रेक्टेंगल कब होगा? जब दोनों जो डायगोनल है वो अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ बराबर होंगे, डायगोनल बराबर होंगे, और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस से हमें ये पता लगता है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा हो सकता है। चलिए अब हम इसके एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चेक द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 2,-1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3,4, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है -2,3 एंड फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है -3,-2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया आपको छह चीजें निकालनी होती हैं। पहले आप निकालिए AB, तो AB सबसे पहले निकालते हैं। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 - 2, 3 - 2 यानी कि 1 का स्क्वायर, 4 और ये माइनस है तो देखिए एक अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा? 26। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है BC। AB के बाद क्या कैलकुलेट करना है? BC कैलकुलेट करना है। तो BC कैलकुलेट करेंगे, B और C ये रहा, तो 3 या फिर पहले -2 -3 यानी कि -5 प्लस 3 - 4 यानी कि -1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 25 और 1 26। ठीक है, उसके बाद हमको लेना है CD। CD कैलकुलेट करेंगे, -3 - 2, देखिए -3 और -2 तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा, कितना बचेगा? -1 प्लस -2 -3, -2 -3 कितना हो जाएगा? -5। यहां भी अगर आप चेक करेंगे तो 25 + 1, ओहो ये तो स्क्वायर बनने वाला भाई साहब, स्क्वायर निकलने वाला। देखिए 26 26 20, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, लेकिन फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमको निकालना है AD, A और D ये रहा, तो -3 -2, देखो -3 में से 2 माइनस होगा, तो -3 में से 2 माइनस होगा तो -5 बनेगा, तो -5 का स्क्वायर, ठीक है। और -2 - 1, -2
-1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, कितना जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, √26। चलिए ये तो बढ़िया हुआ, चारों साइड इक्वल आ गई, तो ये तो कंफर्म होगा कि या तो ये स्क्वायर होगा या ये रोम्बस होगा। नाउ यू हैव टू चेक डायगोनल्स। डायगोनल्स होते हैं AC और BD। AC A और C, तो -2 में से 2 हटेगा, -2 में से 2 माइनस होगा तो -4 हो जाएगा, ओके, प्लस 3 -1, अच्छा 3 और ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 √32, डन। उसके बाद आ जाइए आप दूसरे डायगोनल पे जिसका नाम है BD। B और D, तो -3 से -3 माइनस होगा, तो देखो -3 में से 3 माइनस होगा तो -6 बनेगा, तो -6 का स्क्वायर, प्लस -2 से 4 माइनस होगा, -2 से 4 माइनस होगा तो -2 - 4 यानी कि -6 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 36 और 36 √72। अब मुझे बताइए आप, चारों साइड्स बराबर है पर क्या डायगोनल बराबर दिख रहा है आपको, चारों साइड्स बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है। अब देखिए आप, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर चारों साइड्स बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। चारों साइड्स इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं है, चारों साइड्स इक्वल है पर डायगोनल इक्वल नहीं है, तो आंसर बोलिए रोम्बस। क्या होगा आंसर, रोम्बस। और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस सेम है, चारों साइड निकालिए, डायगोनल निकालिए, और जो दिया आपको प्रोसीजर मैंने बताया है, जो दिया गया प्रोसीजर मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको फॉलो करिए और सारे क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल के आपसे सॉल्व हो जाएंगे।